हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। मैं राहुल कुमार आज आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगा वो आप आसानी से समझ सकेंगे। और इसका हम लोग थ्योरी इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मदद मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी और कलम ज़रूर अपने पास रखिएगा ताकि जो जो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्योरी, जो जो भी कुछ बताएंगे उसको आप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण मतलब क्या होता है। देखिए, समीकरण का मतलब होता है कि इक्वल हो। जैसे मान चलिए कि ax प्लस बी इक्वल 0, ये आपका समीकरण हुआ। क्या हुआ? समीकरण हुआ। अब ये समीकरण जो हुआ, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पावर 1 है। पावर कितना है? 1। तो ये जो होता है आपका वो रैखिक होता है। क्या होता है? रैखिक समीकरण। यानी पावर 1 हो गया। पावर क्या हो गया आपका? 1। तो यह आपका रैखिक समीकरण बन गया। अब द्विघात, द्विघात का मतलब क्या हमको समझना है कि पावर 2 होगा। क्या होगा? पावर क्या होगा? 2 हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग लिखेंगे कि ax का पावर 2 प्लस b इक्वल 0, ये आपका द्विघात समीकरण हुआ। ये आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण। एक होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुपद क्या होता है कि जैसे मान चलिए द्विघात बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल, द्विघात पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। यानी कि बराबर में यहाँ कुछ नहीं देंगे। और इसी पॉलिनोमियल में अगर हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 दे दिए, यानी कि इक्वल में 0 देने से क्या बन गया? ये आपका समीकरण बन गया। यानी क्या बन गया? ये आपका समीकरण, इक्वेशन बन गया। समीकरण, इक्वेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है कि बहुपद जब कहेगा तो बराबर में कुछ नहीं, और आपको समीकरण कहेगा तो बराबर में क्या डाल देंगे? 0। बराबर में क्या डाल देंगे? 0, या कोई अदर नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। तो वो आपका इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि हमको ध्यान में रखना है कि द्विघात कहेगा यानी कि पावर कितना हो जाएगा? 2। पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, या एक्सपोनेंट भी इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको। तीनों एक ही का नाम हुआ। पावर कहिए, डिग्री कहिए, एक्सपोनेंट हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 होगा। और ये आपका, और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका? कुछ 0 हो जाएगा या कोई अदर नंबर हो जाएगा। तो आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे व्यापक रूप। क्या पढ़ेंगे? व्यापक, यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप जो होता है आपका, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल g। ये आपका हो गया व्यापक रूप। व्यापक रूप, इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म, ठीक है, या मौनक रूप भी कह सकते हैं इसको हम लोग मौनक रूप भी बोल सकते हैं, मौनक रूप, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हमको ध्यान रखना है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होगा। तो इसमें 2 बातें याद रखना होगा। क्या? a b c जो है आपका, वो आपका रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर हो जाएगा। और a जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होगा, तब वो होगा आपका द्विघात समीकरण। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि व्यापक रूप जो होगा, व्यापक रूप जो होगा, जनरल फॉर्म जो होगा, वो आपका होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और इसमें आपको, इसमें क्या होगा कि a b c जो है वो आपका रियल नंबर हो जाएगा, और a जो होगा वो इक्वल के 0 नहीं होगा। और क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? वो 2 होता है। ये सब चीज़ ध्यान में रखना होगा। ये आपको क्या करता है? द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस रूप में जो, ये इस रूप में जो होगा वही द्विघात समीकरण कहलाएगा।
नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। और द्विघात समीकरण अगर कोई है या नहीं है उसको हम कैसे पहचानेंगे? अगर आपका वेरिएबल, हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल से बनता है, तो वेरिएबल जो है आपका, वेरिएबल मतलब क्या, चर होता है। जैसे एक्स वाई हो गया आपका, पी क्यू, ये सारा क्या हो गया आपका, चर हो गया, यानी कि चेंज होते रहता है, वेरिएबल करता है वो, ठीक है, वेरी होते रहता है। तो ये आपका रूट में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूट में नहीं होगा। रूट में अगर है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा चीज़ कि आपका वेरिएबल जो है, वेरिएबल जो है वो आपका, उसका जो पावर है, पावर जो है वो आपका निगेटिव में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निगेटिव में नहीं होना चाहिए, या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज़ों को याद रखेंगे। कोई भी द्विघात बहुपद अगर उसके वेरिएबल रूट में हो, या उसका पावर निगेटिव हो, या उसका पावर फ्रैक्शन है, तो वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए इस व्यापक रूप को वो क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, तब जाके हम कहेंगे द्विघात समीकरण होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या समझ गए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हम लोग पावर क्या कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसका वेरिएबल अगर आपका पावर जो है वो निगेटिव या फ्रैक्शन या रूट में है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए हम लोग अगला जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कहने का मतलब कि एक चर में द्विघात बहुपद, इसको हम लोग बोलेंगे एक चर में द्विघात बहुपद। इक्वेशन है तो हम समीकरण डाल देते हैं, समीकरण हो जाएगा, समीकरण। यानी एक चर में क्या होना चाहिए आपका? द्विघात समीकरण। तो जैसे देखिए, अगर आपको 2x² + 4x + 3 = 0 है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल जो मेरा है, चर जो है वो x, यहाँ भी x है, यानी कि ये एक चर में होगा। या आप मान चलिए 4y² - 5y + 8 = 0, तो ये भी आपका क्या है? एक चर में है। या z² - 5 = 0, तो ये भी सारा क्या हो गया आपका? एक चर में है, यानी कि y है तो y ही है, z है तो z है, x है तो x है। तो ये इस टाइप का जो भी इक्वेशन होता है आपका, वो वन वेरिएबल यानी कि एक चर में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक चर में। दूसरी चीज़ यहाँ जो होता है, जैसे 2x² लिखिए, ये जो 2 है, ये 4 जो है, ये सब क्या कहलाएगा आपका? ये आपका गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं, कॉफिशिएंट। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि गुणांक जो होता है, कॉफिशिएंट जो होता है, वो चर के साथ मल्टीपल के फॉर्म में रहता है। हमको हमेशा याद रखना है कि जो आपका न्यूमेरिकल, जो आपका वेरिएबल के साथ मल्टीपल के फॉर्म में हो, वही आपका क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। अब जैसे मान चलिए, यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जैसे मान चलिए सिर्फ हम p लिख दिए, तो कहेंगे कि इसका बताइए कॉफिशिएंट क्या होगा? यहाँ इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 होगा। और कॉफिशिएंट हमेशा साइन साथ लेके आता है। जैसे मान चलिए यहाँ है आपका y -5y, तो y का क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट? तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग समझे। अब हम लोग आगे चलेंगे कि एक जीरोज होता है, उसको भी समझ लेते हैं कि जीरोज क्या होता है, शून्यक क्या होता है। जैसे ax² + bx + c = 0 है, और इसका कह दे आपको कि शून्यक निकालिए। क्या निकालिए? शून्यक फाइंड करना है। शून्यक, शून्यक यानी क्या? जीरोज। अब शून्यक जो होता है कि शून्यक क्या करेगा कि हमको x का वैल्यू पूछ रहा है हमसे कि x का वैल्यू क्या होगा, वो आपको बताना है। तो वही क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो x का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा? वही शून्यक बताएगा। जैसे मान चलिए कि x बराबर मेरा अगर अल्फा है, ये शून्यक है, x बराबर क्या होगा? अल्फा होगा। तो ये क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है, अगर a आप α² + b अल्फा + c = 0, तो ये इसको क्या कर रहा है? आपको संतुष्ट कर रहा है। ये इसको क्या कर रहा है? आपको संतुष्ट कर रहा है। तो जो आपका x का जो अल्फा है शून्यक, वो अगर हम x के जगह रखें तो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तब हम समझेंगे कि x जो है, x अल्फा जो है, वो आपका क्या है? शून्यक है। एक आता है आपका मूल, एक क्या आता है? रूट्स यानी कि मूल।
अब मूल क्या होता है, एक रूट्स होता है। इस सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि मूल क्या हुआ, शून्य क्या हुआ। तो एक मूल होता है, मूल क्या होता है, रूट्स। मूल जो होता है, जैसे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो मूल का क्या काम है कि x का वह मान जो यहाँ इस जगह रखने पर वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए। यानी कि x के जिन मानों के लिए ये समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो जाए, इसको संतुष्ट कर दे, वही वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। वही वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को इतना ध्यान में रखना कि x का वह मान, वैसा मान जो इस समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। यानी कि x के जगह रखेंगे तो इस सॉल्व होकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही मेरा मूल हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। तो हम क्या समझे, जीरोस थोड़ा समझ लिए और ये आपका रूट्स मूल समझ लीजिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो ये दो टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला क्या होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर, क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें हमको कि जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका जो व्यापक रूप होता है, यानी जनरल जो फॉर्म होता है, व्यापक रूप जो होता है वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल 0, या बी नहीं तो हम यहाँ सी कांस्टेंट डाल देते हैं, ये सी हो जाएगा। सी इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसमें समझना है आपको कि बी का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यानी बी का मान अगर 0 है तो वो आपका शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। जैसे मान चलिए हम लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9। अब 4x स्क्वायर माइनस 9, इसमें जो b है वो आपका क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण का हम लोग क्या व्यापक रूप जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब यहाँ b का वैल्यू 0 होगा तब ना मल्टीपल होकर 0 हो गया। जब यहाँ b का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0 हो गया। अब प्लस माइनस रियल नंबर होता है, प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं हम। तो 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। अब ये जो आपका हुआ ये शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हुआ। यानी इसमें b का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, ये शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल्स हुआ। अब देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो दो तरीका से करते हैं। एक आपका स्क्वायर मेथड होता है और एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है। स्क्वायर मेथड क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए, और फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अगर ये दो तरीका सॉल्व होता है तो जिसको हम लोग वर्ग विधि भी बोलते हैं। जैसे मान चलिए ये 4x स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 9 है तो 3x स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए पहले हम लोग ये फैक्टराइजेशन मेथड देख रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड देख रहे हैं, ठीक। फैक्टराइजेशन में क्या हो रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल 0 है। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3 यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल 0। अब एक बार क्या होगा, 2x प्लस 3 इक्वल 0 है तो 2x इक्वल माइनस 3 और x इक्वल माइनस 3/2, एक ये आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल 0 तो 2x इक्वल 3 और x इक्वल 3/2। यानी एक पॉजिटिव में आ गया, एक क्या हो गया आपका निगेटिव में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग गुणनखंड भी विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि, ठीक। एक इस तरीका से बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है आपका स्क्वायर मेथड होता है। स्क्वायर मेथड में क्या होता है समझिए, स्क्वायर मेथड यानी क्या होता है, वर्ग विधि। क्या होता है, वर्ग विधि। अब इसमें जैसे 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 है, इसको क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर इक्वल ये 9 माइनस है प्लस आ जाएगा, x स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। अब स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ 9/4, यानी हम इसको प्लस माइनस, इससे 3 आ गया, इससे 2 आ गया। यानी x इक्वल क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखें यहाँ,
ये आपका स्क्वायर मेथड हुआ और ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड होगा। तो इस दोनों तरीका से हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान हमेशा ये रखना होगा कि स्क्वायर जो मेथड होता है, देखिए अब जो भी होगा द्विघात समीकरण का जो भी हो उसका सॉल्यूशन हमेशा जो होता है, हल जो होता है वो दो होता है। क्या होता है, दो होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस माइनस ले रहे हैं, यानी कि हल हमेशा दो होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा हो जाएगा। हल क्या हो जाएगा आपका दो, और इसी हल को हम लोग एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। तो इस तरीका से अब इसका जो दूसरा होता है वो अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो दूसरा जो इसका तरीका होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित बोल सकते हैं या अशुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या होता है, तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो इसमें जो बी होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। थोड़ा सा अंतर है। शुद्ध में क्या देखे हम लोग कि बी का मान जीरो हो रहा था, और अशुद्ध में क्या देखे बी का मान जीरो कभी भी नहीं होगा। तब जाके क्या हो जाएगा मेरा, वो अशुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा या मिश्रित द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि शुद्ध अशुद्ध और मिश्रित में दोनों एक ही होता है। मिश्रित या अशुद्ध कहिए और शुद्ध कहिए तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मान चलिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या है, b मेरा 4 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया, अशुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। अब हम इस पर चलते हैं थोड़ा सा, इस पर एक एग्जाम्पल, इसको भी दो तरीका से बनाते हैं। इसको दो तरीका से कैसे बनाते हैं, पहला तो एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उसके उस विधि से बनाते हैं। और दूसरा इसमें होता है कंप्लीटिंग, क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इस विधि से कैसे हम बनाएंगे ये थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है कि आपको कि बताइए आप x का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, b का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये अशुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि पहले हम इसमें ac को मल्टीपल कर देते हैं। अब AC को मल्टीपल करने के बाद उसमें फैक्टर में तोड़ेंगे और ये B का वैल्यू पुराएंगे। तो कैसे हम बनाते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 6 2 12 होता है, 12 को 4 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। अब देखिए 4 तिया 12 पूर रहा है, और 4x में 3x जगह तो x पूर रहा है। अब ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x इसमें आ जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें से हम लोग 2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ माइनस निकाले ये अब बन गया प्लस। अगर माइनस देते तो फिर माइनस माइनस ये प्लस, ये इक्वेशन मेरा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब भी माइनस निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस निकाले तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 6 इक्वल 0। अब ये दोनों सेम आ गए। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 को निकाल लेंगे। क्या बच गया आपका 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब ये देखिए टूट गया आपका फैक्टर में, तो इसको हम लोग x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 2 हो जाएगा, और 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 3 और x इक्वल 3/2। तो दो सॉल्यूशन आ गए, क्या x इक्वल माइनस 2 और 3/2। इस तरह से हमको दो वैल्यू मिल गया। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ये हुआ आपका गुणनखंड विधि,
जिसको हम लोग इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। और जनरली इसी विधि से हम लोग इस सब चैप्टर को सॉल्व करते हैं। हाँ, जब आपको कह देगा कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाइए तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, वो उसका भी एक तरीका होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो चलते हैं, अब दूसरा जो तरीका होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब दूसरा जो तरीका होता है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। देखिए, इसके द्वारा थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा एक फार्मूला भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इससे हम लोग निकालेंगे। और इसी तरीका से जो आपका अशुद्ध द्विघात समीकरण होगा वही बनेगा। तो क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं हम क्या होता है। जैसे मान चलिए कि ax² प्लस bx+c = 0 है आपका। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग को यहाँ से हटाना है, रिप्लेस करना है। तो क्या करना होगा हमको कि प्रत्येक टर्म यानी कि इसमें a से भाग देंगे। जब इसमें a से भाग देंगे पूरे टर्म में, और इधर भी a से भाग देंगे, यानी ax² प्लस bx+c = 0। और इधर दोनों तरफ हम क्या किए, a से डिवाइड कर दिए, a से डिवाइड कर दिए। अब a से डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ से लिख दीजिए a से भाग देने पर, a से भाग देने पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बोथ साइड क्या हो जाएगा आपका a। यहाँ देखिए a खत्म, x² हो जाएगा, प्लस ये b/a हो जाएगा, x प्लस ये c/a हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 0/a यानी कि 0 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, x² प्लस b/ax, अब ये c/a है, इसको इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -c/a। अब इसको दोनों तरफ हम क्या करेंगे, b²/4a² ऐड कर देंगे, x² प्लस b/ax प्लस b²/4a², इधर भी ऐड कर दिए और इधर भी ऐड कर दिए, b²/4a दोनों तरफ, यानी कि एडिंग बोथ साइड ये हो जाएगा आपका, यानी ऐड कर दिए क्या, b²/4a², ठीक है, ये ऐड दोनों तरफ कर दिए। अब ऐड करने से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए x² हो गया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, b/2a का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये b² हो गया बाय 4a² हो गया, प्लस क्या होता है, देखिए a² प्लस b² प्लस 2a भी होता है, 2 इंटू a के जगह पर x इंटू b के जगह पर हम लोग रखेंगे b/2a। देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे, 2 खत्म, b/ax यहाँ भी है, b/ax हो गया, पूरा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4a² हो जाएगा, ये यानी कि ये हो जाएगा -4ac हो जाएगा, और ये प्लस में आपका b² हो जाएगा। अब ये फार्मूला पे सेट हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल, इधर आपका क्या हो जाएगा, इसको सही से लिख देते हैं, b² - 4ac/4a²। अब स्क्वायर जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो x प्लस b/2a इक्वल, अब देखिए रूट में इधर आएगा तो प्लस माइनस लेके आएगा, प्लस माइनस लेके आएगा तो यहाँ अंदर में क्या हो जाएगा, b² - 4ac/4a²। अब यहाँ x प्लस b/2a इक्वल, अब इसको सॉल्व करेंगे हम प्लस माइनस। अब देखिए ये ऊपर में जैसे रूट में है रहने दीजिए, b² - 4ac बाय ये हो जाएगा 4 का 2 a² का ये हो जाएगा। अब ये प्लस है तो इस साइड कर देंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल, ये प्लस है तो -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a ही हो जाएगा, ऊपर में माइनस b हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, तो -b प्लस माइनस। अब देखिए एक d बराबर b² - 4ac, ठीक है, इसको हम d यहाँ लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, /2a, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा ये। अब इसी को अगर हम अलग अलग लिखते हैं, यानी कि -b एक बार प्लस में ले लीजिए √d/2a, और एक बार -b माइनस में ले लेते हैं √d/2a। यही मेरा अल्फ़ा दे दिया और यही बीटा दे दिया, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू जब बोले तो -b प्लस √d/2a, या d की जगह पर आप b² - 4ac लिखिए, /2a हो जाएगा, और -b माइनस √d/2a, ये आपका अल्फ़ा हुआ, ये आपका बीटा हो गया। तो अल्फ़ा बीटा कहे इंडिविजुअल, तो इस वैल्यू को बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इस वैल्यू को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करें कि ये जो मेरा फार्मूला बना, देखिए ये जो मेरा फार्मूला बना,
इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। कहने का मतलब कि x इक्वल जो आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac जो बना बाय 2a, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी द्विघात सूत्र बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र। यही हुआ आपका ये द्विघात सूत्र से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, और इसी मेथड से हम लोग क्या किए हैं, इसका फार्मूला ये निकाल गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग x का जो वैल्यू निकालते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, वो जो लास्ट में जो मेरा रिजल्ट आता है x इक्वल -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाय 2a, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, द्विघात सूत्र बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, और यही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ से देखिए, यहाँ तक आएंगे हम लोग, सॉल्व करके x का मूल निकालेंगे, सारा मूल, या डायरेक्ट हम इस पर भी वैल्यू रखेंगे तो भी मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब चलते हैं अगला, आगे हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों। अब हम लोग जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मूलों की प्रकृति बोलते हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और कहेगा बताइए इस समीकरण का प्रकृति क्या होगा। तो प्रकृति निकालने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन क्या होता है उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, एक एक करके देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हम बता रहे हैं वो उसको कॉपी में आप नोट करते जाइएगा और रिवीजन करते जाइएगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन पे क्या करना है, आपको रिवीजन करना, तब जाके आपको ये आएगा। आप सोचिएगा कि एकाएक हमको आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू में देखना पड़ेगा। जब तक कंटिन्यू नहीं होइएगा तब तक आपको मैथ्स आएगा नहीं। और एग्ज़ाम भी आने वाला है बोर्ड्स का, तो आपके पास बहुत ही कम समय है और उसके लिए आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और हम आपको 15 इसमें क्या करेंगे, वीडियोज़ लाएंगे, और 15 वीडियोज़ में आपका हर एक जो एक 1 शॉट आप कह सकते हैं इसको, 1 शॉट में, यानी कि एक वीडियो में आपका एक चैप्टर का थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताएंगे, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो भी आपके सामने में क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम ये पता ज़रूर हो जाएगा कि ये फार्मूला इसमें यूज होगा, इस तरीक़ा से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। नहीं तो होता है क्या कि आपको फार्मूला ही नहीं पता है, उसका थ्योरी क्या है वो ही नहीं पता है, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इसको हम समझेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होता है। इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला क्या कंडीशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। अभी जो हम एक चीज़ बताएं कि क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या आया था, इसको जो बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होता है वो डी के इक्वल होता है। डी के क्या होता है, इक्वल होता है। और इसी डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं विवेचक, या विविक्तर भी बोला जा सकता है। इसको विवेचक बोल सकते हैं या विविक्तर बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को हम लोग 0 के साथ कंपेयर करके मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो अब देखिए पहला जो कंडीशन इसमें क्या आएगा कि डी, जैसे मान के लिए क्या आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल 0 है। अब क्या कि बताइए इसकी प्रकृति क्या होगा, इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी के जगह पे -4 है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे आपका 2 है और सी के जगह पे 5 है, यानी ये 16 हो जाएगा, माइनस 4 9 8 8 40। अब इसमें माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या रखें कि डी का वैल्यू जो होगा वो क्या हो गया, लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। और कभी आपका डी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, कभी डी इक्वल 0 आ जाएगा। तो यही तीनों कंडीशन के हम लोग बारे में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि डी ग्रेटर देन 0,
पहला कंडीशन है डी ग्रेटर देन, यानी कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि डी पॉजिटिव में आएगा। जब डी पॉजिटिव में आएगा तब ये आपका होता है वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान। वास्तविक मतलब क्या होता है, रियल हो जाएगा आपका और अनइक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब कि वास्तविक में आएगा और वो उसका जो वैल्यू होगा वो अलग अलग आ जाएगा, असमान होगा। और इस कंडीशन का जो यूज हम लोग वैल्यू जो निकालते हैं, मौन जो निकालते हैं, मूलों का मौन जो निकालते हैं, मूलों का मौन जो निकालते हैं, वो वही फार्मूला, क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इसी फार्मूला का सहायता लेके हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम इसको भी लिख सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, वास्तविक और असमान, रियल एंड अनइक्वल। तो इस कंडीशन में आपका डी ग्रेटर देन 0 में आएगा। दूसरा क्या होता है कि डी इक्वल 0 आ जाए, जब डी इक्वल 0 आ जाएगा तो ये वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है, समान हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रियल एंड इक्वल कह सकते हैं, रियल एंड इक्वल कह सकते हैं। इक्वल मतलब कि जो एक्स का वैल्यू आएगा, जो एक्स का इसमें वैल्यू आएगा वो आपका इक्वल आ जाएगा। जैसे -2 है तो -2 आएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और रियल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। और इसको निकालने का क्या तरीका होता है, -b/2a, -b/2a, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि ये तरीका है, एक ये रूट दे देगा एक, और दोनों सेम इक्वल रूट्स आ जाएगा। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका d लेस देन 0, यानी कि d का वैल्यू निगेटिव में होगा, तब ना 0 से कम हो जाएगा, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसमें इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, यानी कि वास्तविक होगा ही नहीं, है वास्तविक नहीं। इसको हम लोग बोले नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। और ये इसका वास्तविक मौन नहीं होगा, इसमें वास्तविक मौन नहीं होगा, ठीक है, नो इक्वल रियल, नो रियल रूट्स। अगर इन तीनों कंडीशन को आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आपको आराम से बनेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को हम अभी क्या बताए थे हम आपको कि 2x² - 4x + 5 = 0 है, इसकी प्रकृति पूछ दे, आपका नेचर पूछ दे, प्रकृति क्या होती है, तो हम लोग क्या किए हैं, d बराबर b² - 4ac -4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए b आपका क्या है, इसमें b आपका -4 है तो -4 का स्क्वायर, -4 × a के जगह पे 2 हो जाएगा और c के जगह पे 5 हो जाएगा। सॉल्व करके आपका -24 आएगा, और ये d लेस देन 0 हो गया। जब d लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका वास्तविक नहीं कि नो रियल रूट्स, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को इसके मदद से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान में रखना है आपको अब कि ये पहला, दूसरा, तीसरा कंडीशन क्या होता है, ठीक है, इस प्रकृति क्या क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है आपको, नेचर, और ये वैल्यू आपको याद रखना कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर का आपका जो थ्योरी था वो कंप्लीट हो गया। नहीं, आप इस थ्योरी को रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है इसी पे। इसमें बहुत सारा अपना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है जो देखिए हम आगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा सीरीज़, तो फिर हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन को लाएंगे इस चैप्टर से और वो उसको 1 बाय 1 कराएंगे। तो ये था मेरा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।